हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द्रव की कणिक प्रकृति। द्रव की कणिक प्रकृति अर्थात पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर। ये मेरी यूनिट फर्स्ट का 11th क्लास का यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 3 है, जिसे मैं समझा रहा हूँ। और देखते हैं कि इस यूनिट में हम बात करेंगे मैटर की। और जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड जो होता है, पूरा ब्रह्मांड है, मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें द्रव्य और ऊर्जा होती है। द्रव्य की बात करते हैं कि द्रव्य का एक निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन, जो आपको चित्र के द्वारा दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा जो वर्गीकरण है मैं इसे समझा रहा हूँ। ये है द्रव्य के बारे में। ब्रह्मांड मुख्यतः द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। अगर द्रव की बात करें तो द्रव को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण है, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो ये ठोस, द्रव और गैस आएंगी इसमें। और अगर रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आएंगे। मिश्रण का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल हम शुद्ध पदार्थ का ही जिक्र करेंगे इस वीडियो में। और शुद्ध पदार्थ को देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। और अब बात करते हैं तत्व की। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। और बात करते हैं यौगिक की। यौगिक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब ये था मेरा पूरा ब्रह्मांड का क्लासिफिकेशन। अब बात करता हूँ द्रव्य के कणिक प्रकृति के बारे में। हम प्राचीन समय से पढ़ आए हैं। प्राचीन समय से हम जानते हैं कि प्राचीन समय से जो वैज्ञानिक थे, जो संत साधु संत थे, उन्होंने बताया कि द्रव्य और पदार्थों के बीच में अनेक मत थे। उन मतों के अनुसार कुछ भारतीय दार्शनिकों ने और संतों ने बताया कि द्रव्य के 5 मुख्य तत्व होते हैं, जिनसे द्रव्य मिलकर बनता है। उनमें है वायु, जल, आकाश, पृथ्वी आदि अनेक, अग्नि से बना हुआ है। 5 मुख्य तत्वों से द्रव्य बना होता है, जो कि भारतीय दार्शनिक और संतों ने बताया था। अब बात करते हैं महान दार्शनिक ऋषि कणाद हैं, जो भारत के मुख्य ऋषि थे, जिनका नाम था कणाद। वे भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि द्रव्य जो होता है वह छोटे छोटे मूल कणों से मिलकर बनता है, जिसे बात कहते हैं परमाणु। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी द्रव्य वह सूक्ष्म कण है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसे हम अपनी एक या दो इंद्रियों द्वारा देख सकते हो, जिसे देखा जा सकता हो, इंद्रियों के द्वारा भी जिसे देखा जा सकता हो। अब बात करते हैं द्रव्य की भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण यानी द्रव को फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। द्रव की मुख्यतः कई भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 3 मुख्य भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बात करेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ये द्रव की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था की बात करते हैं तो कि ठोस अवस्थाएं भी अवस्थाएं होती है जिसमें अगर कण होते हैं, कण बहुत नज़दीक होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठोस के, वो बहुत नज़दीक होते हैं। तो इसमें ठोस अवस्था में आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसी कारण से क्योंकि उनके अंदर पाए जाने वाले कण बहुत नज़दीक होते हैं, मॉलिक्यूलर जो बहुत नज़दीक होते हैं, उन्हीं कणों के नज़दीक होने के कारण ही उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस सामान्यतः कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। इन पर दबाव आरोपित करने पर कोई संकुचन नहीं होता, यानी इन्हें हम दबा नहीं सकते। जैसे लकड़ी, तांबा, लोहा आदि सभी ठोस पदार्थ हैं। अब बात करते हैं द्रवावस्था में। द्रवावस्था की बात करते हैं तो इनमें कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूरी पर होते हैं। तो द्रवों का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखते हैं या उसी का रूप ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप उसे किसी बर्तन में रखते हो, गिलास में रखते हो तो गिलास जैसी आकृति बना लेता है, किसी प्लेट में रखते हो तो प्लेट जैसी आकृति बना लेता है। अर्थात द्रव को जिस आकृति में रखते हैं उसी का शेप बना लेता है। जैसे कि दूध, तेल, अल्कोहल आदि सभी द्रव अवस्था में है, अर्थात द्रव हैं। अब है हमारी तीसरी द्रव्य की भौतिक अवस्था। तीसरी है गैसीय अवस्था। गैसीय का मतलब होता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ ज़्यादा दूरी फैल रहे होते हैं, यानी ठोस में बिल्कुल नज़दीक, द्रव में थोड़ा और कम नज़दीक, मतलब थोड़ी उससे दूरी पर होंगे, ठोस से थोड़ी दूरी पर होंगे, और गैस में दूर फैले होते हैं। इसी कारण से गैस, क्योंकि दूर फैले हुए हैं कण, जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसीय अवस्था के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनके जो कण हैं वो दूर फैले होते हैं। तो इसी कारण से गैस का आयतन व आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं। यह है उस जिस पात्र में रखती हैं या उसी का रूप ले लेती हैं, पात्र का संपूर्ण आयतन घेर लेती हैं, जिससे इसे रखा जा सकता है। जिसमें इसे रखेंगे उसी का रूप घेर लेंगी। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर के अंदर गैस होती है, गैस अगर कम भी है तो पूरे सिलेंडर में फैली रहती है। जैसे भाप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वायु आदि सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। गैस को ताप लगाकर बहुत अधिक संकुचित किया जा सकता है।
इसे हम दबाकर इसे संकुचित कर सकते हैं। अब है द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का रासायनिक वर्गीकरण कर रहे हैं। और द्रव का रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें इसको हम संगठन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। और संगठन के आधार पर द्रव को दो प्रमुख कारकों में बांटा जा सकता है। उनमें एक तो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। मिश्रण की बात करें तो इसे हम अगली वीडियो में बताएंगे, इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल तो मैं बात करता हूँ शुद्ध पदार्थ की। और शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। अब बात करता हूँ तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक किसे कहते हैं, देखते हैं तत्वों के बारे में। ये मेरा हेडिंग है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? आधुनिक स्रोतों के अनुसार, अगर आधुनिक स्रोतों के आधार पर देखा जाए तो द्रव का सरलतम रूप परमाणु ही है। यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि सभी तत्व हैं। तत्वों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटेंगे: धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को खो देती हैं, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर धातुएं होती हैं जिनमें अंदर चमक होती है, जो विद्युत की सुचालक होती हैं, जिनमें अगाध वर्णता अर्थात मैलिबिलिटी गुण पाया जाता है, जो डिक्टिलिटी में तन्यता गुण पाया जाता है, जिनके अंदर चमक होती है, जो कठोर और ठोस होती हैं, आदि सभी धातुएं हैं। और धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होती हैं। तो ये थी धातुएं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि सभी धातुएं हैं। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातु वे पदार्थ होते हैं जो धातु के उल्टा गुण रखते हैं। अर्थात जैसे कि इसमें तन्यता गुण होता है, इसमें तन्यता गुण नहीं होता। उसमें वो कठोर होती हैं, ये कठोर नहीं होती हैं, यानी कोमल होती हैं। और उसमें अघात वर्तन गुण पाया जाता है धातुओं में। अधातु में अघात वर्तन गुण नहीं पाया जाता। तो उनका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, धातुओं में आ जाएगा। धातुओं का उल्टा अधातु होती हैं। ये द्रव तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि सभी अधातुएं हैं। अब है उपधातु। उपधातु भी होती हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हैं। उपधातु में मेटलॉइड, इसे बोलते हैं मेटलॉइड। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड वो होती हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखती हैं, वो उपधातु कहलाती हैं। इसमें मुख्य 7 धातु होती हैं। अगर मेडलिफ की आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मेडलिफ की आवर्त सारणी में मुख्यतः 7 उपधातु होती हैं। उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ। एक तो है आर्सेनिक AS, एंटीमनी PB और जर्मेनियम GE भी होता है। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक, अगर बात करें यौगिक की, तो यौगिक में तत्व का बिल्कुल उल्टा कर दीजिए परिभाषा को, तो वो यौगिक की परिभाषा बन जाएगी। जैसे कि तत्व की परिभाषा है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ यौगिक की, तो यौगिक का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। जो विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है वह यौगिक कहलाता है। या दूसरी परिभाषा की अगर बात करें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार अनुसार अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों को भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वह यौगिक कहलाता है। तो जैसे कि जल एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर H2O है। जल का सूत्र होता है H2O। इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। अगर दोनों के बाहर निकाले जाएँ तो और उनमें अनुपात निकाला जाए तो उनमें हमेशा 1:8 का अनुपात आता है, जो कि हमेशा समान रहता है। तो इसलिए जल एक यौगिक है। अब बात करते हैं यौगिक के प्रकारों की। यानी यौगिक को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है कार्बनिक यौगिक, एक तो है कार्बनिक यौगिक जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक है अकार्बनिक यौगिक जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये वो यौगिक होते हैं जिन्हें पादपों और जंतुओं में जो जंतुओं और पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे कि दूसरी बात, सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन एक आवश्यक घटक है। यानी सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का होना आवश्यक है। कार्बन एक आवश्यक घटक है। कार्बन आपको आवश्यक रूप से मिलेगा, उपस्थित होगा उस पदार्थ के अंदर, यदि वो कार्बनिक यौगिक है तो। उदाहरण के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तेल है, वसा है आदि, ये सभी कार्बनिक यौगिक में आते हैं। अब है हमारा अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं, वे यौगिक होते हैं जिन्हें अजैव स्रोतों अर्थात नॉन लिविंग स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि चट्टान से, खनिज से। यानी चट्टान और खनिज आदि से प्राप्त होने वाले यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें उदाहरण के लिए बताता हूँ। एक तो है साधारण नमक, दूसरा है मार्बल, जिप्सम और वाशिंग सोडा आदि सभी अकार्बनिक यौगिक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी सुनवाई होगी।
और यदि ये वीडियो आपको समझ में आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।